हेलो एवरीवन, हिस्ट्री की क्लास में सबका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम उसका सब टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस करेंगे। तो जब यूरोप के मैप को हम देखते हैं और जितने भी कंट्री हमें दिखाई देता है, तो जिसको आज हम जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या फिर इटली, फ्रांस के नाम से जानते हैं, तो ऐसा एक भी कंट्री नहीं था जो कि उस समय तक वो एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नेशन या जिसको हम एक नेशन स्टेट बोल सकते हैं। तो सभी जो जर्मनी या फिर जो यूरोप के लोग थे, वो अपने अपने कंट्री को एक करने का जो फीलिंग्स था वो उस समय तक उनके अंदर पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि जो ईस्टर्न जो यूरोप है या फिर जो पूरा यूरोप है, उसमें वो बहुत सारे किंगडम, डचेस और कैंटन में वो डिवाइडेड था। किंगडम मतलब जो छोटे छोटे साम्राज्य होते हैं, डचेस जो कि एक ड्यूक के द्वारा रूल होता है। ड्यूक का मतलब जो एक एम्परर तो नहीं होता लेकिन एम्परर के बराबर होता है, जो कि एम्परर के ठीक नीचे वाला जो ओहदा होता है उसको हम लोग ड्यूक बोलते हैं। तो जो एरिया को एक ड्यूक रूल करता है उसको डचेस बोलते हैं। और कैंटन का मतलब जो सब डिवीज़न रहता है, छोटा छोटा पार्ट्स। तो जितने भी किंगडम या कैंटन या डचेस था, सब में एक ऑटोनोमस रूलर थे। मतलब उनका जो टेरिटरी था उसमें ऑटोनोमी रहता था सभी रूलर के पास। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, कोई नया लॉ या रूल वो लागू कर सकते हैं। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो एटोक्रेटिक मोनार्ची के अंडर में था, और इसमें जो लोग रहते थे वो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग करते थे। मतलब वो अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग एथनिक ग्रुप से लोग बिलोंग करते थे। और जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज ए शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। तो उनके दिलों में या फिर दिमाग में ऐसा फीलिंग्स नहीं था कि वो जो लोग एक कंट्री में रहते हैं वो एक ही लैंग्वेज या एक ही कॉमन कल्चर को वो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनका जो आइडेंटिटी होना चाहिए कि हम लोग एक कंट्री के हैं, वो एक कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो फीलिंग्स उनके अंदर पैदा नहीं हुआ था। और जो लैंग्वेज वो बोलते थे वो भी हमेशा अलग अलग लैंग्वेज ही बोला जाता था। जैसे कि एग्जांपल लो, ऑस्ट्रिया हंगरी जहाँ पे कि हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करते थे, तो वो बहुत सारे डिफरेंट रीजन और पीपल का एक पैचवर्क था। तो वो जो रीजन था ऑस्ट्रिया हंगरी, वो अल्पाइन रीजन का जो टिरोल है, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया, ऐसे बहुत सारे रीजन को लेके बना था, जिसमें कि जो रूलर थे, जो एरिस्टोक्रेसी रूलर थे, वो जर्मन स्पीकिंग थे, वो जर्मनी बोलते थे। उसके बाद वहाँ पे इटालियन स्पीकिंग के लोग भी रहते थे, जैसे कि लोम्बार्डी, देन वेनेटिया और हंगेरी। तो ऐसे बहुत सारे एरिया में इटली बोलते थे। देन हंगेरी का जो आधा लोग थे वो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, और कुछ लोग जो कि अपने अपने रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग ऑस्ट्रिया हंगेरी पे रहते थे। उसके बाद गैलिसिया जो एरिया है, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, जो कि पोलैंड का लैंग्वेज है। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, दे आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास सब्जेक्ट पिजन पीपल्स। तो जो तीन डाइवर्स ग्रुप, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, उनको छोड़ के और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, जिनका संख्या ज़्यादा होता है, वो है पिजेंट्स लोग। तो जो पिजेंट्स लोग होते हैं वो देखो वो कहाँ कहाँ रहते हैं। बोहेमियंस जो कि स्लोवाक्स यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में होते हैं, तो जो कार्नियोला में स्लोवेन्स और क्रोट्स में साउथ की ओर जो कि क्रोट्स लोग रहते हैं, और जो ईस्ट ऑफ द ट्रांससिल्वेनिया वहाँ पे रोमांस। तो ऐसे अलग अलग एरिया पे अलग अलग पिजेंट्स लोग भी वहाँ पे रहते थे। तो सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रोमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो ऐसे डिफरेंसेस कभी भी लोगों के दिमाग में एक पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो वो कभी नहीं सोचेंगे कि हम लोग एक कंट्री के लोग हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक होना चाहिए कि हम लोग इस कंट्री के सिटीजन हैं। तो ऐसा फीलिंग्स उस समय तक किसी के भी अंदर लाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो जितने भी लोग वो कंट्री में रहते थे, उसका एक ही रीज़न है कि वो अपना जो लॉयल्टी है या फिर जो फेथफुलनेस है अपने राजा के प्रति, तो उसी फेथफुलनेस के वजह से वो उसी कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज। तो अगर यूरोप में इतने सारे डिफरेंसेस थे, लोगों के दिमाग में जो पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में वो कभी नहीं सोचे थे, तो ऐसा क्या हुआ जो कि जो नेशनलिज्म का आइडिया और जो नेशन स्टेट बनाने का जो आइडिया था वो कैसे एमर्ज हुआ था। तो इसके बारे में जानते हैं अभी। तो इसके लिए हमें देखना होगा द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो जो एरिस्टोक्रेसी लोग होते हैं, दे आर सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड
एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो जो एरिस्टोक्रेसी होते हैं वो सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल पर्सन होते हैं और बहुत ही डोमिनेंट ग्रुप होते हैं जो कि ज़्यादा अमीर होते हैं। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और जितने भी मेंबर होते हैं जो एरिस्टोक्रेसी के लोग, वो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है वो एक जैसा रहता है। तो बहुत सारे एरिस्टोक्रेसी का कंट्री साइड में प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है। उनका जो गांव का विलेज टाइप का जो एरिया होता है वहाँ पे उनका ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा होता है और शहरों में उनके बहुत बड़े बड़े बंगलो होते हैं। और जितने भी जो एरिस्टोक्रेसी लोग होते हैं वो आपस से मैरिज के थ्रू जुड़े रहते हैं। मतलब एक एरिस्टोक्रेसी फैमिली दूसरे एरिस्टोक्रेसी फैमिली के साथ मैरिज का रिश्ता रखता है, तो उसी तरह वो आपस से जुड़े हुए रहते हैं। तो ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेसी है वो जो मीटिंग्स होते हैं या फिर जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो एरिस्टोक्रेसी का संख्या है वो बहुत ही कम होता है। वो न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप्स होते हैं लेकिन वो पावरफुल और डोमिनेंट होते हैं। तो जो ज़्यादा होते हैं संख्या में, जिनका अमाउंट जो पॉपुलेशन ज़्यादा है यूरोप में, वो है पीजेंट्स लोग। तो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट का लैंड है वो ज़्यादातर स्मॉल पीजेंट्स या फिर जो टेनार्स हैं, स्मॉल ओनर्स, उनके द्वारा वो फार्म होता है, वहाँ पे वो कल्टीवेट करते हैं। और जो ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप है वहाँ का जो पैटर्न है लैंड होल्डिंग का वो ज़्यादातर एरिस्टोक्रेसी लोगों का होता है और उसको सर्फ लोग कल्टीवेट करते हैं। In western and the parts of central Europe, the growth of industrial production and the trade mean the growth of towns and the emergence of commercial classes। तो जैसे जैसे वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ तो इंडस्ट्री ग्रोथ होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ग्रोथ होने लगा। उसके साथ साथ जो कमर्शियल ग्रुप्स होते हैं या फिर जो नए लोगों का एमर्ज हुआ, देन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द एमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस। तो ऐसे बहुत सारे नए नए टाउन का भी ग्रोथ होने लगा, जिससे कि जो मार्केट था वो ज़्यादा ग्रो होने लगा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में तो 18th सेंचुरी में वो शुरू हो चुका था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस में वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही इंडस्ट्री का ग्रो होने लगा, जो वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को लेके बना था। तो इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप वे स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी तक इनका जो संख्या था वो बहुत ही कम था। तो इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। तो यही मिडिल क्लास लोग हैं जो कि सबसे पहले नेशनलिज्म का फीलिंग्स को क्रिएट किए थे। तो ये लोग जो एरिस्टोक्रेसी का प्रिविलेजेस है उसको कम करना चाहते थे और उसको एबोलिश करके सभी लोगों के लिए जो उनका जो राइट्स है उसको पाने के लिए यही जो मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, जो प्रोफेशनल, यही लोग सबसे पहले जो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म या फिर जो एक नेशन स्टेट बनाने का आइडिया था, इन्हीं लोगों से सबसे पहले शुरू हुआ था। तो ये था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। थैंक यू।